जय हिंद दोस्तों। आप में से कई बच्चों का सीडीएस का एग्जाम अच्छा गया होगा और बहुतों का शायद बहुत अच्छा नहीं गया होगा। देखिए, वाकई सीडीएस का जो एग्जाम था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल की तरफ था। हम बिल्कुल ये बात कह सकते हैं। बट आप लोगों को एक बात समझनी होगी। जिस तरीके से आपकी, हमारी और सबकी एज जो बढ़ रही है, उसी तरीके से यूपीएससी एंड सीडीएस का लेवल भी बढ़ना स्वाभाविक है। सर, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पेस को मैच करते हुए यूपीएससी की ये मजबूरी है कि उनको एग्जाम का जो लेवल है वो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। अब चाहे आप सीएससी का एग्जाम देख लीजिए, सीएपीएफ 2022 का एग्जाम देख लीजिए, या सीडीएस 2022 का एग्जाम देख लीजिए, ये सारे एग्जाम का लेवल आप देखेंगे कंपेरेटिवली इंक्रीज ही हुआ है। और आप अगर इस गलत फहमी में हैं कि एग्जाम का लेवल डिक्रीज होगा, तो सर ये भूल जाइए। एग्जाम का लेवल कभी डिक्रीज नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा। तो कोशिश करिए और हार्ड वर्क करने की, और उन सब्जेक्ट को सबसे पहले रेडी करिए जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। जैसे कि मैंने सीएपीएफ की वीडियो में भी बात कहा था कि साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये आपके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो खैर, इसी बात को जानने के लिए हम लोग आज यूपीएससी सीडीएस 2022 का साइंस का क्वेश्चन एनालिसिस लेकर आए हैं, और देखते हैं कि साइंस अपनी फ्रेंडशिप पर हमेशा की तरह ट्रस्टवर्दी साबित हुआ है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। साइंस के टोटल नंबर जो क्वेश्चन है वो 30 आए हैं। अराउंड 30 क्वेश्चन हमेशा सीएपीएफ सीडीएस में साइंस के देखे जाते हैं, जो कि खुद में एक मेजर चंक है। एंड अगर मैं इन 30 क्वेश्चन के अंदर बात करूं, तो हमारे 7 क्वेश्चन क्लास 9 से पूछे गए हैं, 14 क्वेश्चन क्लास 10th से पूछे गए हैं, एंड 3 क्वेश्चन क्लास 11th, एंड 6 क्वेश्चन जो अदर एनसीईआरटीज कह सकते हैं, या फिर कुछ जो मुझे नहीं मिले हैं। अब आप यहां देख पा रहे होंगे, मैंने ये बात सीएपीएफ में भी कही थी, सिर्फ ये दो बुक, क्लास 9th एंड क्लास 10th, आप देख रहे होंगे कि ये दोनों बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, और मैं कह सकता हूं 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इन दो बुक से आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ क्लास 10th में 14 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, आप देख रहे होंगे 50% क्वेश्चन हमारे सिर्फ क्लास 10th की एक एनसीईआरटी को पढ़ने से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें क्लास 9th और क्लास 10th, इन दो बुकों को आप लोग थॉरोली रीड करेंगे, पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे, और इनको अच्छे से रटने की कोशिश करेंगे। और यहां पर मैं आपको अवेयर करूंगा कि किसी भी शॉर्ट नोट्स के चक्करों में ना पड़े। मैं शॉर्ट नोट के खिलाफ नहीं हूं, पर जिस तरीके से आप लोग शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हैं वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करने का। तो कभी इस पर बात हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्लास 9th एंड क्लास 10th हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस क्यों ना हो। ठीक है, तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने सीडीएस डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल अचीव सीडीएस पर जो साइंस की पीवाईक्यू सीरीज चलाई थी, उससे बच्चों को एग्जाम में बहुत हेल्प मिली है। बहुत बच्चों ने साइंस में उस सीरीज के थ्रू अराउंड 27 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं। एंड इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती कि हमारे चलाए गए इनिशिएटिव आप बच्चों के काम आए। सो थैंक यू सो मच, हमें अपना प्यार देने के लिए, हम पर ट्रस्ट करने के लिए, हमें अपना सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। आगे अपना आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से जो भी बच्चे सीएपीएफ 2023 को टारगेट कर रहे हैं, हमने अपने सीएपीएफ डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ पर युद्ध अभ्यास, जो कि एक 3 स्टेज मेंटरशिप प्रोग्राम है आपके पेपर 2 के लिए, उसे लॉन्च किया है। ये मेंटरशिप हम 12 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, जहां हम आपको 3 फेजेस में, नेसेंट, बिगिनर एंड एडवांस, इन 3 स्टेजेस में आपको पेपर 2 के लिए रेडी करेंगे। एंड ये हमारी इस मेंटरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है।
इस इंफॉर्मेशन को और भी डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक कर कर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एक एक चीज को डिटेल्ड में समझाया है कि हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम को कैसे रन कर रहे होंगे। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम मेरे यानी रे एंड सत्यम तिवारी सर, जो कि कई मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनकी गाइडेंस में रन किया जाएगा। तो आप लोग 12 सितंबर से पहले इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन। द फ्लूइड इज। तो ये जो क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी के पेज 28 पर गिवन है, जहां पर एक बॉक्स में आपको मेंशन है, नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। इट्स लीव्स हैव स्ट्रिंगिंग हेयर which cause painful sting when touched accidentally. This is due to the मिथेनोइक एसिड। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन ए मिथेनोइक एसिड। अब ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसके दो रीजन है। पहला, एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली गिवन है, एंड दूसरा, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Milk of magnesia is used when people suffer from indigestion of food. It is a। तो पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस टाइप का बेस है या एसिड है, तो किस टाइप का एसिड है। अब मैंने देखा कई सारे इंस्टीट्यूशन इसका जो आंसर है वो स्ट्रॉन्ग बेस लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आप अगर एनसीईआरटी में क्लास 10th की एनसीईआरटी जहां पर पेज 27 पर पढ़ेंगे, तो वहां क्लियरली मेंशन है कि दीज एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं, एक माइल्ड बेस है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक माइल्ड बेस। सो आपका आंसर यहां पर क्लियर है, माइल्ड बेस इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब ये जो दो क्वेश्चन है, पहली चीज तो देखिए, ये क्वेश्चन पेज 27 से पूछा है, ये दूसरा क्वेश्चन 28 से। तो अराउंड एक ही पेज से इन्होंने दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी कही है कि जो आने वाला क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आसपास ही है। बट ये सब प्रिडिक्ट करने से पहले आपको अपने पीवाईक्यूज पर बहुत इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत होगी, और जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर इन डेप्थ एनालिसिस एक पकड़ बन जाएगी, तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। अब देखिए, यही चीज मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताई भी थी कि दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस 2 2022। लास्ट 3 ईयर से हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि चांसेस हैं कि इस बार भी एक क्वेश्चन यहां से दिख जाए। बट देखिए, आपको दो क्वेश्चन यहां से मिल गए, एक हमारा ये मिथेनोइक एसिड एंड दूसरा हमारा यहां से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अब माइल्ड बेस। मैंने आपको कहा भी था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीडीएस 1 2022 में ये मिथेनोइक एसिड देखिए पूछा भी गया है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी लाइट ना लें। ठीक है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि आपके पेपर में कितने सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैकल किए जा सकते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पूछा है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये आपका क्लास 10th एनसीईआरटी जहां पेज 38 पर गिवन है। द above activity shows that metals are good conductor of heat and have high melting points. The best conductor of heat are silver and copper. ठीक है, तो ये बिल्कुल डायरेक्टली पेज 38 पर मेंशन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर एंड कॉपर। एंड वहीं आपको गिवन है कि लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप ध्यान रखेंगे आप आगे के लिए कि लेड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये आपका रहा बिल्कुल एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा, स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर। अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक मेलिएबिलिटी, सोनोरस, डक्टाइल, लस्चरस एंड
एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको इन प्रॉपर्टीज को समझना है, ध्यान देना है। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये मेटल चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 10th में एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप जब उसको पढ़ें तो उन एक्सेप्शंस पर ध्यान दें। एंड क्वेश्चन वहीं से पेज 39 से पूछा गया है। यहां पर कहा है व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल आर स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस साउंड? द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन striking a hard surface are said to be a sonorous. Can you now say why school bells are made up of metal? तो देखिए आपसे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस को अगर गलत करके आ रहे होंगे एग्जाम में तो ये एकदम ब्लंडर रहेगा। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में कुछ पूछा हुआ है। कहा है कि इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, आयोडीन इज केप्ट इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। अब ये क्लास 9th एनसीईआरटी जहां पेज 16 में आप लोगों को टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, वहां आप लोगों से कहा है कि वहां आप लोगों को मेंशन है कि टिंचर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज द सॉल्वेंट। यहां से हमें ये दो स्टेटमेंट क्लियर हो जाते हैं। पहला, आयोडीन इज केप्ट इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ये गिवन है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। अब क्योंकि एक सॉल्यूट है तो solute, the component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called solute। तो ये दो स्टेटमेंट हम यहां से पकड़ सकते हैं। बट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहां पर नहीं मेंशन है, बट थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। तो इस तरीके से ये जो आंसर है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्लोरीन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसकी डेफिनेशन जो है क्लास 11 की बुक पेज 87 पर गिवन है, जहां मेंशन है कि व्हेन वी फाइंड सम एटम्स एंड आयंस व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कॉल देम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। तो इन सब का जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 10 है अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने और लेने के बाद। तो ऐसे एटम्स को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। बस यही बताना था कि क्लोरीन नेगेटिव इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका Mg2+ होगा। एंड सेम इसी तरीके का क्वेश्चन यहां पर भी पूछा हुआ है एनसीईआरटी में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आपका ये ऑप्शंस में गिवन भी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन प्लांट सेल्स, अब यहां 4 स्टेटमेंट है जिसमें बोला है कि दो चीज है, एक न्यूक्लियस एंड अदर इज क्लोरोप्लास्ट। अब ये न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड हैं सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। क्या ये सही है या नहीं है, बस इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसका जो सोर्स है आपका पेज 62 क्लास 9th की बुक, वहां से पूछा हुआ है, जहां पर मेंशन है कि द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मतलब न्यूक्लियस भी कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एंड उसी तरीके से जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक मेम्ब्रेन लेयर से कवर्ड है। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन बी में न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। राइट, सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इनकी डिटेल्स हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम इन सब चीजों की डिटेल पर भी बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। अब ये स्टार्च और ग्लाइकोजन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है आपसे कि जी ये दोनों चीजें हैं, ये प्लांट सेल में मिलती हैं या एनिमल सेल में मिलती हैं, या फिर दोनों एक सेल में मिलती हैं। तो इसका जो सोर्स रहेगा वो आपका क्लास 10th पेज 95, जहां पर आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। और यहां पर कहा गया है, यहां एक्चुअली आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में बात हो रही है। अब इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, मैं एग्जैक्ट सोर्स पर आता हूं। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात हो रही थी एंड बताया जा रहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो यूटिलाइज किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स रिमेनिंग बच जाता है उसे प्लांट्स जो हैं स्टोर कर लेते हैं
स्टार्च की फॉर्म में, क्योंकि पूरे दिन तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे उस वक्त एनर्जी कहां से लेंगे? तो उस समय के लिए वो अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में। एंड इसी तरीके से अ समवट सिमिलर सिचुएशन इन सीन इन अस, मतलब एनिमल सेल में, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्लाइकोजन। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से यूपीएससी शायद क्वेश्चन पूछ सकती है। अब ये मेरी एनसीईआरटी है जहां पर मैंने इसको हाईलाइट करा था, एंड साथ ही साथ मैंने यहां पर उसको शॉर्ट नोट्स में भी बना लिया था जिससे कि मैं उसे जल्दी से रिवाइज कर लूं एंड टाइम पर। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब देखिए, यही क्वेश्चन पेपर में आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट का मतलब बस इतना है कि आपको दो काम करने हैं। एक, आपको एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटीज को थॉरोली पढ़ना है, एकदम, मतलब उसे रट जाइए अच्छे से विद अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकंड, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो जिस भी जगह से पूछे हैं, जिस भी पैराग्राफ से पूछे हैं, आप उन पैराग्राफ्स को, मतलब कुछ मत छोड़िए उस पैराग्राफ में। एंड मैं ये आपसे फिर कहता हूं कि क्वेश्चन वहीं कहीं से आएंगे और मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो इसका जो आंसर रहेगा, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसमें कह रहा है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। राइट, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बात कर रहा है। अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब ये मैं चारों स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ूंगा, मैं आपसे सीधा इसका राइट आंसर बताता हूँ, आंसर डी, एंड उसके थ्रू हम लोग सोर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। अब ये क्लास 10th जहां पर पेज 96 में मेंशन है, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। सबसे पहले, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यही आपका ऑप्शन में मेंशन है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यही आपका विच कॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। थर्ड स्टेटमेंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये जो तीन लाइनें हैं, सिर्फ ये तीन लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट हैं सर कि इन तीन लाइनों से बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनाकर आपको ट्रैप किया जा सकता है। तो आप जरूर अगले एग्जाम के लिए इस पैराग्राफ को, स्पेसिफिकली इन 3 लाइंस को अच्छे से रट लें, क्योंकि ये चांसेस रहेगा कि अगली बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाए। और ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया। आप देखेंगे सीएपीएफ में ऑलरेडी 3 क्वेश्चन सिर्फ इन 4 पॉइंट से पूछे जा चुके हैं। एंड ये मैंने हाईलाइट करके भी अपने सीएपीएफ के ग्रुप में बताया था कि किस तरीके से ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सीडीएस हो या सीएपीएफ हो, दोनों एग्जाम के लिए इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाशियोरकर, अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। अब ये क्लास 11th में बायोलॉजी की जो बुक है वहां पर मेंशन है, क्वाशियोरकर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। डायरेक्ट यहां पर मेंशन है एक आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क। ध्यान रखिएगा, जब भी नॉट आए उसको सर्कल करें, ये नॉट की वजह से बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। तो डू नॉट वर्क एट द एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच में हमारे कौन से एंजाइम है जो काम नहीं करते, वर्क नहीं करते। तो अगर आपने अगर अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड किया होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली जो 3 एंजाइम है, अमाइलेज, ट्राइप्सिन, पेप्सिन, इन तीनों में जो पेप्सिन एंजाइम है वो उसको वर्क करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की मस्ट जरूरत होती है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करूं तो पेप्सिन हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यहां से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर हमारा बचेगा ट्राइप्सिन अमाइलेज, ऑप्शन सी। तो यही आपको यहां पर गिवन है कि द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक।
These release hydrochloric acid, a protein digesting enzymes called pepsin and mucus. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitate the action of the enzyme pepsin. तो जो हमारा जो HCl है वो एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराता है हमारे पेप्सिन एंजाइम को, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारा पेप्सिन जो है एलिमिनेट हो जाएगा, अदर हमारा ट्रिप्सिन और अमाइलेज दोनों एंजाइम्स आंसर आ जाएंगे। अब देखिए, मैं आप लोगों को सोर्स बताने के साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूं अब आगे आने वाले एग्जाम के लिए कहां पर फोकस करना है और कैसे फोकस करना है। तो अब आपका ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया, बट अब आप क्या करेंगे कि इसका जो ये वाला पार्ट है इसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अगर मैं इस पार्ट से क्वेश्चन बनाऊं तो यहां से इतने अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो पेपर में एग्जैक्टली कल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज उसको स्किप ना करें किसी भी नोट्स के चलते हुए। आप एनसीईआरटी को बाय हार्ट रटने की कोशिश करें विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये इसका सोर्स जो है क्लास 10th, जहां पर पेज 99 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ। अब देखिए, इसका आंसर जो है आपका आंसर होगा प्रोटीन। इसका हमें एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिला है, बट किसी भी स्टूडेंट्स को इसका एग्जैक्ट सोर्स मिलता है तो प्लीज हमें कमेंट में शेयर करें, जिससे हमें भी और बच्चों को भी इसकी सोर्स की इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। अब देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आई थिंक पता ही होगा, बट क्योंकि हम लोग अभी एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, ये क्लास 6 पेज 16, जहां पर एक टेबल में आपको कुछ विटामिन एंड साथ ही साथ उनकी डेफिशिएंसीज दी गई हैं। वहां पर लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि आयरन जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें एनीमिया होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए, अनीमिया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम, अब मास है 10 किलोग्राम, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, हमसे पूछा है कि लीनियर मोमेंटम बताइए एंड काइनेटिक एनर्जी बताइए। अब देखिए, सीएपीएफ और सीडीएस में डिफरेंस किस तरीके से है। सीएपीएफ में न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बट सीडीएस में न्यूमेरिकल्स थोड़े से पूछ लिए जाते हैं, बट वहां पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में। ये बात मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताई थी कि आपको बस बेसिक फॉर्मूला, एनसीईआरटी में जो गिवन फॉर्मूलाज हैं कुछ बेसिक, उनको ध्यान रखना है और उनमें वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए एक क्वेश्चन अगर पूछता है तो, बस उससे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और यहां पर भी कुछ वैसा ही है। अब यहां पर आपको मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है m इंटू वी। आप यहां पर मास की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन सेकंड। वहीं आपसे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ, मास 10, वेलोसिटी v स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, और ये आपका आंसर आ जाएगा 500 जूल। सिंपल। तो आपका आंसर, आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं था, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप इसको डायरेक्टली हिट कर देंगे। तो ये आपका क्लास 9th में चैप्टर 11 और ये आपका चैप्टर 9 में गिवन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्लास 10th में। अब क्योंकि न्यूमेरिकल का कोई एग्जैक्ट सोर्स नहीं होता, तो आप इसे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से कंसीडर कर सकते हैं, और वैसे इसका आंसर जो है 0.5 एम्पियर होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को एक बार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते समय ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्लास 9th पेज 165 साउंड चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो आपका पिच है साउंड का वो किन कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। तो जो ऑप्शन है वो स्पीड, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब ये पेज 165 पर हम देखेंगे, यहां मेंशन है द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी एंड पिच का डायरेक्ट रिलेशन शो किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो फ्रीक्वेंसी होगा।
एंड मैं आपको बता दूं ये हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डिस्कस भी किया था, एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको CDS 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स दैट डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड इज इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वहां पर भी मैंने आपको ये उस टाइम हाईलाइट करके ये क्लियर की थी बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड। अब यहाँ पर पेज 200 क्लास 10th की बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन यहां से तो पूछ लिया गया है, बट आप अब आगे कोशिश करेंगे कि जो ये अदर इंफॉर्मेशन है इस पैराग्राफ में, इसको भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि चांसेस पूरे रहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन है वो यहां से आए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका अमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D हैज अ रेजिस्टेंस R, what would be the resistance of another wire of the same metal and same length but having double the diameter। अब जैसा कि आपको पता होगा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है रो L अपॉन में A, ये आपको यहाँ मेंशन भी है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो रो लेंथ अपना सेम रहेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जो है पाई R स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ पर जो है डायमीटर D दिया हुआ है, तो रेडियस आपका D/2 हो गया, तो D/2 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, पाई D स्क्वायर अपॉन में 4। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 रो L अपॉन में पाई D स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई R की। अब आपका जो नया रेजिस्टेंस है, अब जो आपका अनदर वायर का रेजिस्टेंस है, लेट Rn, ये होगा रो L A। अब जो एरिया है यहां पर जो आपका डायमीटर है वो डबल हो गया है, तो मतलब रेडियस आपका D हो जाएगा, तो D स्क्वायर। अब इसको यहां पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा R4 न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस आपके पास आएगा R अपॉन में 4, दैट इज द आंसर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। एंड इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 10th पेज 209 पर पूछा गया है एक एग्जांपल में कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, हाफ लेंथ कर दी गई है, और क्रॉस सेक्शन जो है एरिया का वो है डबल कर दिया गया है। तो इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक फॉर्मूला पर जो बेस्ड होते हैं, वो आपको जरूर देखना अपनी एनसीईआरटी में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड ऑफ। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को लग रहा है कि ये कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में ये आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी पर पेज 27 में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पर आपको डायरेक्टली ये बात कही गई है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ अ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डायरेक्टली उठाया गया स्टेटमेंट है आपकी एनसीईआरटी से, क्लास 10th पेज 27। तो इसको आप एक बार देख लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट्स एब्डोमेन एलिमेंट्री कनाल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट्स इन द पेशेंट्स मील। अब इसका आंसर रहेगा बेरियम सल्फेट। एंड एक और क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज सच एज ब्लड ऑर्गन्स सीमन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर विच इज अचीव्ड अपॉन द यूजेज ऑफ। इसका आंसर भी आपका रहेगा लिक्विड नाइट्रोजन। अब ये दो क्वेश्चन है, मैंने इनको कहीं ना कहीं अपने एनालिसिस करते समय प्रीवियस ईयर या फिर कहीं एनसीईआरटी में देखा है, बट अभी मुझे ये कहीं मिल नहीं पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द इनका भी सोर्स बताने की, बट अभी अगर किसी भी बच्चे को इनका सोर्स पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में सोर्स को शेयर करे, ताकि बच्चों को और मुझे भी हेल्प मिल सके। तो इनका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर कह रहा है कि इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद। अब ये जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट क्लास 10th
पेज 52 से पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पर कह रहा है इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो जो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर एल्यूमिनियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, रेड ब्लड सेल्स, मसल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज। अब ये क्वेश्चन आपका क्लास 9th चैप्टर नेम टिश्यू, जहां पर पेज 75 से पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है कि वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। आपसे इनफैक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है कि वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो जिन भी बच्चों ने ऐसे बीच में जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं उन पर फोकस किया होगा, तो कई सारे क्वेश्चन उन्होंने सही किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो इसका आंसर रहेगा वो एडिपोज टिश्यू रहेगा। और इस क्वेश्चन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पर आपसे पूछा गया था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल डज फैट गेट स्टोर्ड। तो मैंने वहां पर भी आपको मेंशन किया था कि फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, एंड मैंने इसका एक सिंपल नोट्स भी प्रोवाइड कराया था। उसमें भी मैंने ये बात क्लियर मेंशन की थी कि एडिपोज इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो क्योंकि अब क्वेश्चन यहां से पूछ लिया गया है, तो अब आप कोशिश करेंगे कि इससे आसपास रिलेटेड जो भी पैराग्राफ जो ये मेंशन है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस पूरे पैराग्राफ में से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको इस पैराग्राफ को हाईलाइट करके दिया हुआ है, जहां पर मैंने एक एक चीज को मार्क किया है कि इसमें इस पूरे पैराग्राफ में किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है। एंड इनफैक्ट मैंने आपको निमोनिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो आप पढ़ते हुए इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 11 पेज 131 से पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पर कह रहा है कि द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बिलेयर। एंड इस इमेज में भी आपको बिलेयर फॉस्फोलिपिड दिखाया गया है, मेंशन किया गया है। तो अब इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बिलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर एम्बेडेड, ए ऑप्शन रहेगा। खैर, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से अगर पेपर में नहीं भी हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं था। तो इसका सोर्स रहेगा आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी पेज 131। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन यूनिफॉर्म एज इट्स फॉल। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इट्स एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन का जो सोर्स रहेगा आपका क्लास 9th, जहां पर मेंशन है if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of objects is said to be uniform. The motion of freely falling body is an example of uniform accelerated motion. ठीक है, एंड वहीं आप लोग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को एलिमिनेट कर सकते थे। इसके लिए आपका जो सोर्स रहेगा वो चैप्टर 11, यहाँ पर मेंशन है as the fall of the object continues the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase when the object is about to reach the ground. तो मतलब इस स्टेटमेंट से आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट्स इमेज इज। अब ये जो चार्ट है मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया था और कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ऑलरेडी इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एंड अगेन इसी चार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रहेगी तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपका इंफिनिटी पर आएगी। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर डी, एंड ये आपको एनसीईआरटी में एक इमेज के थ्रू भी बताया गया है आपकी क्लास 10th पेज 178 पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट। अब ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। खैर, इसका सोर्स मुझे नहीं मिल पाया है, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी इज।
अब इसका एग्जैक्ट सोर्स आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, बट मुझे ये ल्यूसेंट में इसका सोर्स मिला है, जहां पर कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड मैक्सिमम एट 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। ल्यूसेंट में जो केमिस्ट्री पार्ट है उसका पेज 305, वहां इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप इसको यहां से पढ़ लेंगे एक बार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन। तो ये आपका क्लास 9th में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसमें पेज 135 पर एक फॉर्मूला गिवन है। अब ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि आपको कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, उनको ध्यान रखना है, उनसे रिलेटेड जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है वो प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो बस यहां पर भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड इट्स रेडियस, मास एंड इट्स रेडियस। ठीक है, ओके। तो ये देखिए हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ऑलरेडी, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं, और मैंने बोला भी था कि फॉर्मूला याद रखना बस, और देखिए फॉर्मूला याद रखने से ये क्वेश्चन इजीली हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी अ मैक्सिमम लेंथ। तो इसका जो सोर्स है वो क्लास 10th पेज 100, जहां पर डायरेक्टली गिवन है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो कोशिश आप लोग ये करें कि आपकी जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो ये आपका साइंस का पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया। आपकी 9th क्लास से अराउंड 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहीं आपकी 10th क्लास से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आपको इन दोनों बुकों को बहुत ही ध्यान से, बहुत फोकस से, अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना है, चाहे वो सीएपीएफ हो चाहे वो सीडीएस हो, दोनों ही एग्जाम के लिए ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। आप यहां पर भी देख पा रहे हैं अराउंड 21 क्वेश्चंस सीडीएस में डायरेक्ट इन दोनों बुकों से पूछे गए हैं। सो थैंक यू एवरीवन हमारे सेशन को ध्यान से सुनने के लिए। एंड अगर आप सीएपीएफ से रिलेटेड कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे सीएपीएफ डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ से जुड़ें, और यदि आप सीडीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे सीडीएस डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल अचीव सीडीएस से जुड़ें। एंड प्लीज हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे सेशन बनाने के लिए मोटिवेटेड रहें। जय हिंद।